रणनीति के बिना युक्ति जीत का सबसे धीमा रास्ता है। युक्ति के बिना रणनीति हार से पहले का शोर है। सुन त्सू। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत की पनडुब्बी रणनीति। और खास तौर पर ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक है, उस पर ध्यान देंगे। हमारी ये पूरी चर्चा यूरेशियन टाइम्स में छपे एक हालिया लेख के विश्लेषण पर आधारित है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की अभी क्या हालत है, ये एआईपी तकनीक आखिर इतनी जरूरी क्यों हो गई है, और जो हम अपना स्वदेशी सिस्टम बना रहे थे उसमें क्या देर हो रही है, और अब ये जो जर्मनी के साथ साझेदारी की बात चल रही है उसके क्या मायने हैं। देखिए, ये टॉपिक न सिर्फ रक्षा मामलों में रुचि रखने वालों के लिए है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भारत की समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, इन सब बड़े मुद्दों से सीधे जुड़ा है। सही कहा। तो चलिए फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। लेख की शुरुआत थोड़ी चिंताजनक लगती है। ऐसा लगता है कि हमारी पनडुब्बियों की स्थिति खासकर एआईपी को लेकर थोड़ी पीछे है, जबकि पड़ोसी देशों की क्षमताएं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी हमारे पास पारंपरिक पनडुब्बियां हैं कितनी और उनकी हालत क्या है। हाँ, तो लेख के आंकड़ों को देखें तो भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 17 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। इनमें से 6 तो नई हैं, फ्रेंच डिजाइन वाली स्कॉर्पियन क्लास जो हाल ही में आई हैं। लेकिन जो बाकी 11 बची वो काफी पुरानी हो चुकी हैं, मतलब लगभग 30 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी। अच्छा, 30 साल? जी, तो वो अपनी सर्विस लाइफ के बिल्कुल आखिर में है और उन्हें जल्द ही रिटायर करना पड़ेगा। समझ गया। तो फिर सारा ध्यान इन नई 6 स्कॉर्पियन पे आ जाता है। इनके लिए क्या प्लान था शुरू में? क्या इनमें एआईपी नहीं लगना था? बिल्कुल, प्लान तो यही था। इन सभी 6 स्कॉर्पियंस पनडुब्बियों में भारत में ही बना हुआ डीआरडीओ का स्वदेशी फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम लगाया जाना था। इसके लिए काफी जटिल प्रोसेस की बात थी, जिसे जंबोनाइजेशन कहा गया था। जंबोनाइजेशन? ये क्या चीज है? सुनने में ही भारी भरकम लग रहा है। हाँ, मतलब सोचिए, पनडुब्बी को बीच से बहुत ध्यान से काटा जाता और फिर उसमें एक नया सेक्शन जो फैक्ट्री में बनता वो जोड़ा जाता। इसी सेक्शन में पूरी एआईपी किट फिट होती। इससे पनडुब्बी की लंबाई, उसका वजन सब बढ़ जाता। फ्रांस की नेवल ग्रुप इसमें मदद करने वाली थी। पर दिक्कत ये है कि डीआरडीओ का ये जो स्वदेशी एआईपी सिस्टम है वो अभी तक मतलब ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। तैयार नहीं हो पाया? तो इसका मतलब जो पहली स्कॉर्पियन है आईएनएस कलवरी, जो अभी अपने रिफिट के लिए गई है, उसमें ये अपग्रेड नहीं लग रहा। सेना को अब उम्मीद है कि शायद 2026 के मध्य तक, जब दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी अपने रिफिट के लिए जाएगी, तब तक ये टेक्नोलॉजी तैयार हो जाए। लेकिन ये बात भी तो है कि इस एआईपी प्रोजेक्ट को मंजूरी तो 2014 में मिली थी और इसे 2017 तक पूरा होना था। हाँ बिल्कुल, मतलब अब ये लगभग 8 साल पीछे चल रहा है। जी, करीब 8 साल की देरी हो चुकी है। 8 साल? ये तो बहुत ज्यादा देरी है। तो क्या इसी वजह से अब ये खबरें आ रही हैं कि नौसेना शायद वो जो 3 और स्कॉर्पियन बनाने की बात थी उसे छोड़ सकती है? लेख में सरकारी सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब शायद फोकस जर्मनी की कंपनी थिसन ग्रुप मतलब टीकेएमएस के साथ मिलकर नए एआईपी वाली पनडुब्बियां बनाने पर शिफ्ट हो रहा है। मामला अभी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुरानी टेक्नोलॉजी वाली स्कॉर्पियन पर और पैसा लगाना ठीक है, जबकि जर्मन पनडुब्बियां, जैसा कहा जा रहा है, तकनीकी रूप से एक पीढ़ी आगे है। और एक प्रैक्टिकल सवाल भी होगा शायद कि क्या हमारा जो मेन शिपयार्ड है मझगांव डॉक्स लिमिटेड एमडीएल, वो एक साथ 2 अलग-अलग इतने जटिल पनडुब्बी प्रोजेक्ट संभाल पाएगा? मतलब अगर बची हुई स्कॉर्पियन बनती हैं और साथ में ये नई जर्मन डिजाइन भी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है जिस तरफ लेख इशारा कर रहा है। रिसोर्स मैनेजमेंट और क्षमता का सवाल तो है ही। चलिए अब जरा इस एआईपी तकनीक को ही थोड़ा और समझते हैं। ये आखिर है क्या भला, और ये पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए इतनी क्रांतिकारी क्यों मानी जा रही है? एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। देखिए, जो सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं ना, उनकी एक लिमिटेशन है। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ घंटों या दिनों में सतह के पास आना पड़ता है। एक स्नॉर्कल ट्यूब निकालकर हवा लेनी पड़ती है इंजन चलाने के लिए। हाँ, और उसी वक्त वो सबसे ज्यादा खतरे में होती हैं, दुश्मन की नजर में आने का डर रहता है। बिल्कुल, एआईपी तकनीक इसी मजबूरी को खत्म करती है।
ये पनडुब्बी को बिना सतह पर आए या स्नॉर्कल इस्तेमाल किए लंबे समय तक पानी के नीचे रहने और चलने की ताकत देती है। आप इसे एक तरह का अंडर वाटर पावर बैंक समझ सकते हैं, जो अंदर ही एनर्जी बनाता रहता है। कितना लंबा समय? मतलब एक सामान्य पनडुब्बी और एक एआईपी वाली पनडुब्बी की पानी के नीचे रहने की क्षमता में कितना फर्क आ जाता है? बहुत बड़ा फर्क है। एक सामान्य पनडुब्बी मुश्किल से 48 घंटे मतलब 2 दिन पानी के नीचे रह सकती है, फिर उसे ऊपर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एआईपी लगी पनडुब्बी लेक के हिसाब से ये 10 से 14 दिन, और कुछ जो नए सिस्टम्स हैं जैसा हम आगे बात करेंगे, वो तो हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। हफ्तों तक? हाँ, और डीआरडीओ जिस फ्यूल सेल एआईपी पर काम कर रहा है, उसकी एक खासियत ये भी बताई जाती है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल पनडुब्बी के अंदर ही बनाता है, तो बाहर से सप्लाई पर निर्भरता कम होती है। तो मतलब जो अंडर वाटर एंड्योरेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब हुआ कि पनडुब्बी को डिटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। पनडुब्बी जितनी ज्यादा देर पानी के नीचे छिपी रहेगी, वो उतनी ही खतरनाक और उतनी ही सुरक्षित होगी। उसके पकड़े जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये नेवीज के लिए एकदम गेम चेंजर है। अब लेख में भारत की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से की गई है। देखिए, हमें यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष रहना है और सिर्फ वही बताना है जो लेख कह रहा है। तो लेख के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की एआईपी क्षमता कैसी है? हाँ, तो लेख का जो विश्लेषण है उसके मुताबिक पाकिस्तान एआईपी टेक्नोलॉजी के मामले में फिलहाल भारत से थोड़ा आगे दिख रहा है। उनके पास पहले से ही फ्रांस में बनी 3 अगोस्टा 90B क्लास की पनडुब्बियां हैं, पीएनएस खालिद, साद और हमजा, जिनमें एआईपी लगा हुआ है। और उनका इरादा, जैसा लेख में बताया गया है, अपनी एआईपी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाकर 11 तक ले जाने का है। 11 एआईपी पनडुब्बियां? ये तो काफी बड़ा नंबर लगता है। इसमें और कौन सी पनडुब्बियां शामिल हैं? इसमें चीन की मदद से बन रही 8 हेंगोर क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। लेख कहता है कि इनके 2020 के दशक के अंत और 2030 की शुरुआत में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अगर ये प्लान पूरा होता है तो उनके पास एआईपी कैपेबिलिटी वाली पनडुब्बियों का एक अच्छा खासा बेड़ा हो जाएगा। ये हेंगोर क्लास पनडुब्बियां कैसी हैं? लेख में इनके बारे में क्या जानकारी दी गई है? लेख के अनुसार ये चीन की युआन क्लास पनडुब्बी पर आधारित S-26 टाइप का एक्सपोर्ट मॉडल है। पाकिस्तान की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बदला गया है इन्हें। इनका वज़न करीब 2800 टन और लंबाई 76 मीटर बताई गई है। इनमें 6 टॉर्पेडो ट्यूब हैं और ये स्टर्लिंग इंजन पर आधारित एआईपी सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये फ्यूल सेल से अलग है। हाँ, टेक्नोलॉजी अलग है पर काम वही करती है, पानी के नीचे ज्यादा देर तक रहना। लेख का मानना है कि ये आधुनिक सेंसर्स और हथियारों से लैस होंगी और ये पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव सी डिनायल रणनीति है, मतलब दुश्मन को समुद्र इस्तेमाल करने से रोकना, उसे मजबूती देंगी। लेख ये भी आकलन करता है कि इससे इलाके में सामरिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। पर फिर से कहूंगी, ये सारी जानकारी और विश्लेषण यूरेशियन टाइम्स के लेख से है। ठीक है, तो इस पूरी बैकग्राउंड को देखते हुए अपनी स्वदेशी एआईपी में देरी, पड़ोस में बढ़ती क्षमताएं, भारत का ये जो जर्मन कंपनी टीकेएमएस की तरफ देखना, ये लॉजिकल लगता है। ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I क्या है जिसके तहत ये डील हो रही है? जी, प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75I ये इंडियन नेवी के लिए अगली पीढ़ी की 6 बहुत एडवांस पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने का एक बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। लेख के अनुसार जनवरी 2025 में, हाँ, डेट थोड़ी भविष्य की लगती है, शायद लेख में टाइपिंग मिस्टेक हो, पर हम स्रोत के हिसाब से चल रहे हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मन कंपनी टीकेएमएस को चुना है। ये सौदा करीब 70,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $8.2 बिलियन का बताया जा रहा है। 70,000 करोड़? और ये बनेंगी कहाँ, भारत में या जर्मनी में? नहीं, ये भारत में ही बनेंगी। मुंबई में जो मजगांव डॉक्स लिमिटेड है, MDL, उसके साथ मिलकर टीकेएमएस डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और जो ज़रूरी उपकरण है वो देगी और MDL इन्हें बनाएगी। प्लान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के करीब 7 साल बाद पहली पनडुब्बी मिलेगी और फिर हर साल एक पनडुब्बी नेवी को मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ असली मजे की बात आती है। इन जर्मन पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें स्कॉर्पियन से एक पीढ़ी आगे बना रहा है, जैसा लेख में कहा गया है? लेख के मुताबिक टीकेएमएस ने भारत को अपनी बहुत फेमस
टाइप 214 पनडुब्बी का एक स्पेशल इंडियन वर्जन ऑफर किया है। और इसमें जो AIP तकनीक है वो वाकई में नेक्स्ट जनरेशन की है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 टेक्नोलॉजीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूल सेल आधारित AIP सिस्टम और साथ में लिथियम आयन बैटरीज, लायन आयन बैटरीज। फ्यूल सेल AIP और लिथियम आयन बैटरीज एक साथ, ये कैसे काम करेगा और इसका क्या फायदा है? ये तो सुनने में ही बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। हाँ, ये वाकई में बहुत एडवांस्ड कॉम्बिनेशन है। देखिए, फ्यूल सेल AIP पनडुब्बी को कम स्पीड पर बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की ताकत देगा। आप सोचिए, हफ्तों तक चुपचाप गश्त लगाना या किसी इलाके की निगरानी करना। और वहीं जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो पारंपरिक लेड एसिड बैटरी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जल्दी चार्ज डिस्चार्ज होती हैं। वो पनडुब्बी को ज़रूरत पड़ने पर तेज़ रफ्तार पकड़ने, मतलब हाई स्पीड स्प्रिंट की क्षमता देंगी, दुश्मन से बचने के लिए या तेजी से हमला करने के लिए। मैं लेख में तो ये दावा भी किया गया है कि ये कॉम्बिनेशन पनडुब्बी को एक बार में 3 हफ्तों तक पानी के नीचे ऑपरेशनल रख सकता है। 3 हफ्ते? हाँ। बिना सतह पर आए? हाँ। ये तो पारंपरिक पनडुब्बी के लिए सोचना भी मुश्किल लगता है। ये तो लगभग छोटी न्यूक्लियर सबमरीन जैसी बात हो गई। हाँ, क्षमता के मामले में ये बहुत बड़ा जंप है। और क्या खूबियां बताई गई हैं इन जर्मन डिजाइन्स की? इनके और भी कई फायदे हैं। ये बहुत ही शांत होती हैं, अल्ट्रा साइलेंट। फ्यूल सेल में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, तो आवाज लगभग नहीं होती। इनसे गर्मी भी बहुत कम निकलती है, तो इंफ्रारेड सेंसर से पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है। ये पानी के दबाव का इस्तेमाल करके टॉर्पीडो फायर कर सकती हैं, जिसे वाटर रैम एक्सपल्शन सिस्टम कहते हैं। ये पारंपरिक तरीकों से ज्यादा शांत है। अच्छा। और एक और खास क्षमता है बॉटमिंग, मतलब ये पनडुब्बियां चुपचाप समंदर की तलहटी पर बैठ सकती हैं अपनी एनर्जी बचाने के लिए। लगभग सारे सिस्टम बंद, सिवाय पैसिव सोनार के, जिससे वो दुश्मन की आहट सुन सके। और फ्यूल सेल कम लोड पर और भी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो बॉटमिंग मोड में मिशन की अवधि और बढ़ सकती है। कमाल है। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखते हैं। अपनी स्वदेशी AIP में देरी, पड़ोस में बढ़ती क्षमता, जैसा लेख बता रहा है, और अब ये जर्मन सौदा जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहा है। इंडियन नेवी के लिए इसका कुल मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्वदेशी AIP प्रोग्राम में देरी एक चिंता की बात तो है ही, खासकर जो रीजनल सिचुएशन लेख में बताई गई है उसे देखते हुए। ऐसे में ये जो जर्मन सौदा है, ये भारतीय नौसेना के लिए सिर्फ एक कमी पूरी करने जैसा नहीं है, बल्कि एक बड़ी तकनीकी छलांग, एक लीप फ्रॉग हो सकता है। वो फ्यूल सेल और लिथियम आयन का कॉम्बिनेशन वाकई गेम चेंजर है। ये नौसेना को वो क्षमता देगा जिसकी उसे खासकर बंगाल की खाड़ी जैसे विशाल समुद्री इलाके में लंबे समय से जरूरत थी, यानी पानी के नीचे लंबे समय तक टिके रहकर प्रभावी ढंग से ऑपरेशन करने की क्षमता। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, स्वदेशीकरण का क्या? आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, क्या ये सौदा हमारी अपनी क्षमता विकसित करने की कोशिशों पर असर डालेगा? ये UPSC के नजरिए से भी एक अहम सवाल है। डिफेंस इंपोर्ट्स बनाम स्वदेशी विकास, ये सवाल हमेशा रहता है और ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, लंबे समय के लिए भारत के सामरिक हितों के लिए विदेशी निर्भरता कम करना और अपनी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत जरूरी है। DRDO का AIP प्रोग्राम भले ही देर से चल रहा हो, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हो सकता है ये जर्मन सौदा एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। संतुलन किस तरह का? मतलब जो फौरी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हासिल करना, और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भविष्य के लिए अपना स्वदेशी आधार मजबूत करना। P75I प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया का पहलू तो शामिल है ही, लेकिन ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। कितनी टेक्नोलॉजी असल में मिलेगी, कितनी हम खुद विकसित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत, भारत की पनडुब्बी क्षमता, AIP तकनीक की अहमियत और चुनौतियों, और जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75I साझेदारी की संभावनाओं पर। और ये पूरी चर्चा यूरेशियन टाइम्स के लेख पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे AIP पनडुब्बियों की दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव के साथ कैसे कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है, जिस पर हमारे पॉलिसी मेकर्स और डिफेंस एनालिस्ट को लगातार सोचना होगा। वो ये कि हम भविष्य के रक्षा सौदों में हमारी जो तात्कालिक सैन्य जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विदेशी तकनीक खरीदने, और जो हमारी लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता है,
उसके लिए अपने स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करने के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएं? ये एक जटिल संतुलन है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर भारत की रक्षा रणनीति के लिए ये एक केंद्रीय महत्व रखता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद की होगी, खासकर अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रक्षा मामलों में रुचि रखते हैं। अगर ये चर्चा आपको फायदेमंद लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे।